हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल टॉपर्स अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग 20 फरवरी के लिए दोस्तों 10th का जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीट साइंस का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो कैसी रेखा में गमन करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होगा? तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है V/U होता है। लेंस में V/U होता है, दर्पण में -V/U होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है ना। इसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। कितना होता है हीरा का? तो 2.42 होता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस किससे कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है किसमें? निर्वात में होती है। वो कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। याद रखिएगा। और सबसे कम किस में होता है प्रकाश की चाल? सबसे कम जो है वो कांच में होता है। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, किसी कार का अग्रदीप में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? तो देखिए, अग्रदीप हो या सर्च लाइट हो या सोलर कुकर हो, तो ये सभी में, या क्या बोलते हैं दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में हो, तो ये सारा हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और डॉक्टरों द्वारा शल्य चिकित्सा में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में। उसके बाद स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायप्टर होता है। तो यहाँ -2 डायप्टर है ना। तो यहाँ पर फोकस दूरी यानी F बराबर जो होता है वो मीटर में होता है ना। वो होगा 1 मीटर बटे -2 डायप्टर। तो भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? चूँकि लेंस की क्षमता है तो यहाँ पर 0 पॉइंट कितना होगा? 5 मीटर होगा लेंस की क्षमता, तो माइनस में होगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। करेक्ट कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लगभग हम लोग 300+ क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंदी जाएगा वीडियो, आप लोग घबराइएगा नहीं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उत्तल दर्पण में हमेशा वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल का ऋणात्मक। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो पश्च दृश्य दर्पण हो या साइड मिरर के रूप में हो, तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो बिंब मतलब वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए अगला प्रश्न, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक। देखिए, आवर्धन जो है ये दो समान राशियों की तुलना है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो CM में आंसर पूछा जा रहा है, तो फोकस दूरी होगा CM में अगर पूछा जाए तो 100 CM, अब बटे क्या होगा? 1 डायप्टर होगा, तो यानी 100 CM ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकाश रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे
अधिक अपवर्तनांक जो है किसका होता है, तो वो बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का होता है, जिसका विचलन ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो देखिए फोकस दूरी यानी F बराबर R/2 होता है, यानी 32 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 16 cm होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अब प्लस में क्यों ले रहे हैं, तो प्लस में ही उत्तल दर्पण का क्या होता है, प्लस में होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है हमेशा होगी आभासी एवं सीधा होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, यानी एफ जो है त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर डायप्टर नहीं है, अगर डायप्टर नहीं रहेगा तो याद रखिएगा 1/मीटर होती है, यानी पर मीटर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा, तो दर्पण जो है हमेशा वो समतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन नियम से निर्धारित होता है, तो प्रकाश का आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है ना। और स्नेल का नियम में म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है ना। ये म्यू को अपवर्तनांक भी बोला जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अपवर्तनांक बराबर क्या लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा लेंदी है बट किसी वस्तु का या बिंब का वास्तविक एवं समान साइज का प्रतिबिंब जो है प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए, तो इसको रखा जाए फोकस दूरी की दोगुनी पर। ठीक है, यानी सी पर रखा जाए। चलिए अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी 20 cm होगा करेक्ट जवाब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु कहाँ होता है, तो वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होता है। ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो 1 मीटर, तो यहाँ पर एक डायप्टर होगी, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगी, तो यानी एफ बराबर क्या होगा, वो 100, अब सीएम में पूछा जाता है 100 cm बटे 2, तो ये हो जाएगा 50 cm, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी f हो और वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या रिलेशन होगा, तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। चलिए अगला प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो ये अभिदृश्यक जो होता है ये उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो ये प्रिज्म से होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो श्वेत प्रकाश यानी 7 रंगों के प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वे अपने सभी रंगों में बट जाते हैं, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है ना, तो हवा से कहाँ प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती है।
मान लीजिए कांच है तो ये अभिलंब है, तो ये किधर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। कांच से जब वायु में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, तो हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की निकट मुड़ जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा +1 होता है, क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई समान होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो सबसे कम किस में होता है, तो कांच में होता है प्रकाश का वेग सबसे कम, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा नीला रंग, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस, निकट के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, बाईफोकल हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का, ठीक है। अगला प्रश्न, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, अधिकतम दूरी अनंत होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, तो वो काला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। आप लोग फटाफट जो है ना इसको याद करते जाइएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना द्वारा प्रदर्शित होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा प्रदर्शित होता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला कौन होता है, तो ये होता है आइरिस होता है, ऑप्शन नंबर ए बी होगा करेक्ट जवाब। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ है, एक साधारण प्रिज्म जो है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, आँख में व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, जो है ना, आँख में उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा भाग है, तो वह है दृष्टिपटल यानी रेटिना, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना, यहीं पर किसी वस्तु का इमेज बनता है। अगला प्रश्न, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो ये 7 रंगों के मेल से बना होता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है, तो प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना घटित होती है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है, तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे आधारित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, तो फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमावी पेशी द्वारा किया जाता है। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है, तो ये फिल्म के जैसा काम करता है। अगला प्रश्न है, जरा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो द्विफॉक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। जूल जो होता है वो कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। 746 वाट बराबर 1 HP होता है, यानी 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एम्पियर विद्युत धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। अच्छा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है, याद रखिएगा। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होगा। अगला प्रश्न, कौन विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक इसमें से ग्रेफाइट होगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला प्रश्न,
एमीटर से किसे मापा जाता है? तो एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है ना। अब विभवांतर से वोल्टमीटर से विभव को मापा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन अगर कहेगा वाट किलोवाट, है ना, किलोवाट किसका मात्रक है? तो ये शक्ति का हो जाएगा। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होगा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है? तो चालक की लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी और प्रकृति पर भी। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को I² निरूपित करता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के बाद संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 50 हर्ज होती है। आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ज होती है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो जूल पर कूलम्ब होता है ना। जूल पर कूलम्ब होता है, 1 जूल पर कूलम्ब होता है। अगला प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को पार्श्वबद्ध में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये क्या होगा? N/R होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन ही होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1 कूलम्ब विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन होता है? तो ये कितने प्रोटॉन होता है? तो 1.6 10 पावर 1 ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए होगा करेक्ट जवाब। टंगस्टन धातु जो है कितना ताप पर पिघलना शुरू हो जाता है? तो ये हो जाएगा कितना? टंगस्टन धातु जो है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है लगभग। इनमें कौन अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक इसमें से पारा नहीं है, बाद बाकी सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध R बराबर होता है V/I होता है। तो 220/2 करेंगे तो 110 ओम आ जाएगा इसका सही जवाब। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रखना होता है? तो ताप को अचर रखा जाता है, याद रखेंगे। कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो है वो कैसी होती है? तो अपसरित होती है। कैसी होती है? अपसरित होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो किसने किया था? फैराडे ने किया था। अब देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होता है? तो वो होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच जो है ये गर्म तार में लगाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य कर रहा है? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य कर रहा है। विद्युत फ्यूज आधारित होता है, तो ये हो जाएगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित। ठीक है। अगला प्रश्न, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब।
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी जो है वो क्या चीज़ को सूचित करती है? तो वो सूचित करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग कैसा होता है बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा उदासीन तार का रंग कैसा होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने किया। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला प्रश्न, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो वो किसके कारण होता है? तो शॉर्ट सर्किट के द्वारा होता है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, किसका बनाया जाता है? तो नरम लोहा का बनाया जाता है। ठीक है, और इस्पात से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो ये चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो नहीं है तो लोहा है, इसमें पित्तल चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ये मिश्र धातु है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है? तो ये होता है शून्य होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है, तो ये दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विद्युतमय तार प्रयोग करना चाहिए, किस रंग का? तो ये लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो टेस्ला होता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो ये इस्पात के बनाए जाते हैं। अगला है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर न्यूटन होता है। अगला प्रश्न, सभी जीव जंतु ऊर्जा के लिए अंतिम स्रोत क्या है? तो अंतिम स्रोत जो है वो सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। किस धातु में सोलर सेल बना होता है? तो सोलर सेल जो है वो सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, अर्धचालक उसमें होता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला है। नरोरा नाभिकीय संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तारापुर पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है। ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, ऐसा मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न, इसमें किसका अर्थ जल होता है? तो जल हाइड्रो को बोला जाता है, जल बोला जाता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम का क्षार, किसका क्षार? कैडमियम का क्षार। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायी होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है, और इसे ही क्या बोला जाता है? मार्स गैस बोला जाता है, मार्स गैस। चलिए अगला प्रश्न, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सभी। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। लकड़ी के भंजक आसवन में बचा अवशेष है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कोलतार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है ना, बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। ठीक है, H2 + O2 बन गया H2O, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनाता है, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। अगला देख लीजिए, FeCuSO4, तो यहाँ से Cu को हटा दिया गया, FeSO4 हो गया, तो ये हो जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया।
ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। देखिए, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऊष्मा छेपी, ये ऊष्मा छेपी का उदाहरण है। ठीक है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ये उपचयन है। क्या है? उपचयन है। भोजन का पचना भी उपचयन है, ऑक्सीकरण इसी को बोला जाता है। कौन अवकारक है? तो अवकारक के रूप में H2S हो जाएगा। ठीक है। इसमें कह रहा है कि ऑक्सीकारक के रूप में कौन है? तो ऑक्सीकारक के रूप में कौन हो जाएगा? तो ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के जलता है, कोयला जलता है। ठीक है। अगला प्रश्न, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो आइसोब्यूटेन है। क्या है? मुख्य अवयव आइसोब्यूटेन है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में जो है किस होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है फोटोग्राफी में? तो हो जाएगा AGBR। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबिया सोडा Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, जबकि क्षार का 7 से अधिक होता है। 7 जो होता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, जैसे जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल जो है ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। टार्ट्रिक, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। सिरका में एसिटिक अम्ल। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है टूथपेस्ट। इसमें कौन लवण है? देखिए, जिसमें हाइड्रोजन रहेगा, H+ आयन हाइड्रोजन, वो हो जाएगा अम्ल। जिसमें OH- आयन रहेगा तो वो हो जाएगा भस्म, और जिसमें ये दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा लवण। देखिए H है इसमें तो ये अम्ल हो गया, NaOH, OH आयन आ गया तो ये भस्म हो जाएगा। इसमें ना तो H है ना ही OH आयन है, तो यही हो जाएगा इसका लवण हो जाएगा K2SO4। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र COSO4 × 2S2O। अगला प्रश्न, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये COCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। हमारे सभी में पीएच का जो है प्रास कहाँ से कहाँ तक होता है? तो याद रखिएगा ये 7 से 7.8 होता है, क्योंकि ब्लड का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो एनोडीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। ठीक है। तो CaOCl2 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? तो CaO को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो वो श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 × 5H2O होता है। सिरका जो अचार बनाने में उपयोग लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है? तो ये जो है एसिटिक अम्ल है, 10 से 20% एसिटिक अम्ल है। धातु के ऑक्साइड जो है वो क्या होता है? धातु के ऑक्साइड वो हमेशा भास्मिक होता है, क्षारक होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो साबुन कहते हैं। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, और केरोसिन तेल में डुबाकर भी सोडियम को रखा जाता है। सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सबसे भारी धातु आयरन हो जाएगा। अगला प्रश्न,
सबसे कम अभिक्रियाशील धातु इसमें से कौन हो जाएगा? तो सबसे कम यहाँ पर क्रियाशील धातु हो जाएगा लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन गैस, बताइए। तो याद रखिएगा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो CO2 हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है, कौन अधातु कमरे के ताप पे द्रव, अधातु की बात की गई है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। धातु कहता तो पारा हो जाता। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका एक अयस्क और है बॉक्साइट भी है ना, बॉक्साइट अयस्क याद रखिएगा इसी का है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या वाला सूत्र निकालने का है ना, तो बोर फॉर्मूला भी बोला जाता है इसको, तो हो जाता है 2n², ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें कौन उपधातु है? उपधातु बताना है, तो इसमें उपधातु हो जाएगा गैलियम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए कौन सा धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये हो जाएगा जिंक की परत, जस्तीकरण भी बोला जाता है। पारे का अयस्क क्या है? तो पारे का अयस्क सिनेवार है, HGS है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट लोहा का अयस्क है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु जो है वो P3 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है क्या चीज़ का? टीन का है, ये क्या है? टीन का है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितना है? तो 0.03% है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो ये 24 कैरेट में याद रखिएगा, और आभूषण बनाने वाले समय 22 कैरेट ही सोना का यूज होता है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो कौन सा हो जाएगा? अम्लराज में घुलने वाले अम्ल पदार्थ जो है धातु कौन सा है, जल्दी बताइएगा। तो आई थिंक इसका Cu होना चाहिए, आप लोग कन्फर्म थोड़ा सा हो जाइएगा। सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या बोला जाता है? तो गन मेटल कहा जाता है ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह क्या होता है? देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होता है COOH होता है, लेकिन एल्कोहल का पूछेगा तो OH क्रियाशील समूह होता है। एल्डिहाइड का पूछेगा तो CHO पूछेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक का पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? देखिए यहाँ कार्बनिक यौगिक में जो है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन आयनिक यौगिक में 2 होती है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो यह है मिथेनोइक अम्ल, जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला प्रश्न, सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 10 6 16 यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्केन का समान सूत्र, देखिए यहाँ पर 3 चीज़ है, एल्केन है, एक है एल्किन है, एल्केन, ठीक है। तो एल्केन का CnH2n+2, CnH2n+2 है। एल्किन का याद रखिएगा CnH2n हो जाएगा। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा संबंध है? तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, इसलिए ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा? एसिटिक अम्ल का CH3 मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या बोलते हैं? तो समावयवी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फ्लोरीन्स जो है ये किसका अप्रूप है? तो कार्बन का अप्रूप है। अगला प्रश्न है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो C2H5OH होता है इथाइल एल्कोहल, तो C2H5OH हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, C+O क्रियाशील समूह किसका है? तो ये जो है ये कीटोन का है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है, तो C6H6 होता है बेंजीन। अगला प्रश्न, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है? तो वही हुआ कार्बोनिल समूह, एक ही बात है। अगला प्रश्न है, धातु वेल्डिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न, ऑयलिक, एस्टेरिक, पामिटिक अम्ल जो है ये तीनों मिल करके वसीय अम्ल का निर्माण करता है और साबुन में यही सब अम्ल पाया जाता है। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो वोहलर ने किया था, वोहर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीवन शक्ति जो है ये बर्जिलियस ने दिया था। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक जो है यूरिया है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 होता है यूरिया का सूत्र। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्ती फलन है? तो देखिए आधुनिक में याद रखिएगा परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या का जो है ना आवर्ती फलन है, लेकिन ये मेंडले का रहेगा तो परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त क्षैतिज कतार क्या कहलाती है? तो क्षैतिज कतार को आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त, जिसकी संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। और उदग्र कतार जो होता है उसको वर्ग बोलते हैं, इसकी संख्या 18 है। ठीक है, तो क्षैतिज कतार पूछा जा रहा है तो आवर्त हो जाएगा। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो क्षार धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार। और 17 को हैलोजन समूह कहा जाता है, हैलोजन समूह। और 18 को अक्रिय गैस भी बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन शून्य वर्ग का तत्व यानी अक्रिय गैस? तो इसमें हीलियम हो जाएगा शून्य गैस। अगला प्रश्न देख लीजिए, मेंडलीव ने अपने तत्वों में सजाया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या हो गया? बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? द्वार कोशिका के द्वारा नियंत्रित होती है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो भाई कुटपाद के द्वारा पड़ता है और अंतःग्रहण प्रक्रिया द्वारा, अंतःग्रहण प्रक्रिया द्वारा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो है किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा होता है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें कौन उत्सर्जी अंग है? तो इसमें उत्सर्जी अंग हो जाएगा वृक्क होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है? तो गिल्स है, मत्स्य यानी मछली का। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो वो हो जाएगा अंडाशय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो वो अंतर्ग्रहण प्रक्रिया द्वारा होता है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ, तो गोंद है, टेनिन है, रेजिन है ना। तो पौधे में उत्सर्जित, इसमें जो है ना सभी होना चाहिए, ऑल ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तिल चट्टा में कितने जोड़े सांस रंध्र पाए जाते हैं? तो तिल चट्टा में 10 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पे लाइपेज हो जाएगा, प्रोटीन ट्रिप्सिन हो जाएगा। फ्लोएम उत्तक कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करता है किस रूप में? बताइएगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा फ्रुक्टोज के रूप में। किसकी उपस्थिति कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। इसमें मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? तो ये सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का, इसमें से सभी होगा इसका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो ये भाई स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो रक्त जो है ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई, इसमें Fe पाया जाता है, लोहा धातु। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी रोग जो है ये किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत जीवी पोषण पाई जाती है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स हो जाएगा। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीतरस जो ये यकृत से स्रावित होता है। अग्न्याशय को क्या कहा जाता है? सबसे
अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 है, जल है, ऊर्जा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ATP होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ऊर्जा जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो किसके द्वारा? निलय द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। कौन से यंत्र रक्तदाब मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है? अगला प्रश्न, मानव शरीर के लिए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो सबसे प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है पत्ती है, पत्ता जिसको बोलते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी है? तो मछली में 2 है। अगला प्रश्न, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मानव में डायलिसिस थैली पाई जाती है तो ये डायलिसिस थैली नेफ्रॉन में पाई जाती है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में जो है किण्वन की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल और केवल दिन में होता है, याद रखिएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये अमाशय में पाई जाती है। ठीक है, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण क्या कहलाती है? तो वायवीय भागों से जलों का निष्कर्षण वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन कमी से मधुमेह। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है भाई? वो जल से बाहर निकलता है, याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो आई थिंक 40% हो सकता है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी है? तो वो है 20 mg। पौधे में खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण गतिपथ होती है तो खाद्य पदार्थ बहुदिशीय होती है, लेकिन जल का कहेगा तो एक दिशीय होती है। रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को क्या बोला जाता है? तो वो प्लाज्मा बोला जाता है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो एपिग्लोटस है, अपेंडिक्स है। चाइल का अवशोषण होता है तो चाइल का अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होती है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 होना चाहिए। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा, इकाई हो जाएगा क्लोरोफिल। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? इनामेल। क्या बोला जाता है? इनामेल। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोटिड। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो ये चीड़ का है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हेनले की चाप पाई जाती है तो ये हो जाएगा हेनले की चाप नेफ्रॉन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। किण्वन की प्रक्रिया होती है तो किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में संपन्न होती है। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस विश्व में खुलती है? तो ये हो जाएगा बायां आलिंद में। ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव में लाल रक्त कणिका का निर्माण स्थल कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रक्त कणिका कौन सा एंटीबॉडी का स्राव करता है? तो लिम्फोसाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो छोटी आंत में होती है, छोटी आंत के इलियम में। मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। टिड्डा एवं तिलचट्टा में श्वसन जो है किसके द्वारा होता है? तो टिड्डा एवं तिलचट्टा में ट्रेकिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए। हृदय धड़कन कितनी होती है? तो वो 72 बार प्रति मिनट होती है तो 70 से 80 होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, घेंगा या ग्वाइटर या गलगंड भी बोलते हैं, है ना। थायराइड ग्रंथि में ये होता है। एस्ट्रोजन ये नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है? नर हार्मोन है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है।
तंत्रिका का जो है न्यूरॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि, तो इससे वृद्धि हार्मोन निकलता है। दो न्यूरॉन के मध्य खाली जगह को क्या बोला जाता है, तो सिनेप्स बोला जाता है। ठीक है, अंतःस्रावी नहीं है तो इसमें वृषण नहीं हो जाएगा, ये बाह्य स्रावी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा हो जाएगा, तो ये जिब्रेलिन्स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें साइटोकाइनिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। एड्रेनिल हार्मोन स्रावित होती है तो ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। कौन सा वायरस संक्रमित रोग है, तो HIV एड्स जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, जर के अधोगामी वृद्धि क्या दर्शाता है, गुरुत्वानुवर्तन। अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है, क्या, चबाना। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने में मदद करता है, तो वो हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। नर हार्मोन का नाम बताइए, तो ये टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। लैंगिक जनन संचारित रोग इसमें कौन हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा। कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन जो है ये ऑक्सीटोसिन नहीं है, बाद बाकी सारा पादप हार्मोन है। कौन कौन होता है, ऑक्जिन होता है, एथिलीन होता है, साइटोकाइनिन होता है, जिब्रेलिन्स होता है, एब्सिसिक होता है। अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है, FSH होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हार्मोन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो स्टार्लिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। निम्नलिखित हार्मोन में किसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, तो वो हो जाएगा एड्रेनलिन ग्रंथि। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंड्रोजन। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। अगला प्रश्न, इनमें कौन प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रेरक का कार्य हार्मोन ही करता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ स्थित है, तो ये अग्न्याशय में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, गैसों के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा, तो एथिलीन हो जाएगा। फल पकाने में भी काम आता है, फल पकाने में काम आता है एथिलीन हार्मोन। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है, लगभग 1.5 kg है। रक्तचाप एवं श्वसन गति नियंत्रण होती है किसके द्वारा, तो रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो है मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा होती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो ये मेरुरज्जु में बनते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। इसमें कौन उभयलिंग जंतु है, तो उभयलिंग केंचुआ हो जाएगा। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फूल में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, अमीबा में अलैंगिक जनन जो है वो विखंडन द्वारा होता है, लेकिन इष्ट में मुकुलन द्वारा होता है, इष्ट में। अगला प्रश्न, अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है, तो पुमंग कहलाता है। मादा का जायांग। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण दीजिए, उरहल हो जाएगा, एक लिंगी उरहल। शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ, तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो पुंकेसर हो जाएगा। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, विखंडन भी है, मुकुलन, विखंडन, इसमें सभी हो जाएगा। मनुष्य में युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो 23 जोड़ा है। गुणसूत्र की संख्या 46 है, जोड़ा में 23। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो ये केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया था। ठीक है, वाल्डेयर ने किया था। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। पौधे में मादा युग्मक को क्या कहते हैं, तो ये बीजांड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है, शिश्न कहलाता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहा जाता है, प्यूबर्टी। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधे को क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। स्त्रियों में मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग
क्रिया कब होती है? तो 14वें दिन में होती है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधा का चयन किया था? तो मटर का पौधा का चयन किया था। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा। अगला, किस जीव की जीनी संरचना होती है? तो जीनोटाइप हो जाएगा। लक्षण होगा तो फिनोटाइप। समझात अंग का उदाहरण, हमारा हाथ और कुत्ते का आगे वाला हाथ। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो लिंग XX होता है, पुरुष में XY होता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किस में? तो वो सिर्फ स्त्री में, कहा कि XX पाया जाता है। आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है तो DNA अणु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख किस तरह अंग है? ये समजात अंग है। ठीक है, जीन शब्द का प्रस्तावना जो है किसने किया था? तो वो क्या था? जोहानसन ने किया था। कौन किया था? जोहानसन ने किया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये लेमार्क ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव युग्मक में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी ऑटोसोम, ऑलोसोम 2 जोड़ी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है? चिंपैंजी। कौन सा महादेश मानव जाति का मूल उद्भव स्थल माना जाता है? तो अफ्रीका महादेश। उपार्जित लक्षण के वंशागत सिद्धांत किसका मत है? उपार्जित लक्षण, तो ये उपार्जित लक्षण का लेमार्कवाद। DNA प्रतिकृति विभिन्नता को बरताता है। फिलोसफिक जूलॉजिक, ये लेमार्क के द्वारा लिखा गया था। किसके कारण वर्षा होता है? वर्षा किसके कारण होता है? SO2। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ठीक है, कौन सी गैस ओजोन में छेद करने के लिए इंपॉर्टेंट है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास बकरी को खाता है और बकरी को मानव खा जाता है। डेंगू गौ से गंदा जल हो जाएगा। यूरो 2 का संबंध जो है वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन ये वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। सुरंगम किस राज्य में जल संग्रह व्यवस्था है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1985 ईस्वी में। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी। कॉलीफॉर्म समूह जो है इसका संबंध जो है जीवाणु से है। तो चलिए, लगभग 300 प्लस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।